एवरीवन, आज का टॉपिक है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। एक ऑब्स्टेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली 10 मार्क्स के लिए या 20 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट. What is hyperemesis gravidarum? So guys, if you want more medical contents lecture, then subscribe my channel and hit the bell icons for more notifications. Let's start the video. Hyperemesis gravidarum को अगर हम ब्रेक करें तो वो वर्ड है हाइपर एंड सेकंड वन इज इमेसिस. हाइपर का मीनिंग होता है एक्सेसिव एंड इमेसिस का मीनिंग होता है वोमिटिंग. सो वी कैन से कि एक्सेसिव वोमिटिंग. और ग्रेविडारम का मीनिंग होता है कि प्रेग्नेंट यूटेरस, दैट मीन्स प्रेगनेंसी स्टेज. एक्सेसिव वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी स्टेज इज नोन एज हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम. अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की. इट इज़ अ सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विच हैज़ गॉट डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ मदर एंड इनकैपेसिटेट्स हर इन डे टू डे एक्टिविटीज़. मतलब प्रेगनेंसी में ऐसी वोमिटिंग की कंडीशन जहाँ पे मतलब जिस वोमिटिंग की वजह से प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने मतलब दिन भर के जो काम रहते हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ड्यू टू दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बॉडी. देन वी विल सी द इंसिडेंस. अब इंसिडेंस क्या है? दैट लेस देन 1 in 1000 प्रेगनेंसी. 1000 प्रेगनेंसी में से एक लेडी को ही ये कंडीशन आ सकती है. अब क्यों? कि मतलब लास्ट 30 ईयर्स से बहुत डिक्रीमेंट हो गई है इसके इंसिडेंस में बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन. देन नेक्स्ट वी विल सी लॉजी. वैसे तो एग्जैक्ट कॉज इसका हमें पता नहीं है, फिर भी कुछ फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट प्रेगनेंसी, फैमिली हिस्ट्री. ठीक है, अगर फैमिली में किसी को पहले से हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन होती है फ्रिक्वेंटली तो नेक्स्ट में भी आ सकती है, नेक्स्ट जनरेशन में. देन हाइड्रेटेड फॉर्म मोल एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी. जो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है वो प्लासेंटा का स्मॉल ग्रोथ होता है ट्यूमर लाइक, और मल्टीपल प्रेगनेंसी में मे बी ट्विन प्रेगनेंसी वगैरह हो सकती है. अब ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी अगर हो गई तो ये दोनों कंडीशन, फोर्थ वन हाइड्रेटेड फॉर्म मोल एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, इन दोनों में जो HCG हार्मोन होता है उनकी लेवल एक्सेस में बढ़ जाती है, उसके वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन कुछ थेरीज दी हुई है. अब थेरीज में क्या है? पहली थेरी है हार्मोनल थेरी. अब हार्मोनल थेरी में बताया गया है कि HCG हार्मोन होता है और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, उनकी लेवल जो होती है वो एक्सेस में बढ़ जाती है, उसके वजह से हमें ये कंडीशन दिखती है. अब नॉर्मली देखो कि HCG हार्मोन जो होता है और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं, ये नॉर्मली प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं. बट कि जब वो एक्सेस में बढ़ते हैं तब हमें एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है. और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है. और अगर वो एक्सेस में बढ़ गया तो वो क्या करेगा, जो कार्डियक स्फिंक्टर रहता है उसको रिलैक्स करेगा, फिर उसके वजह से वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक मोटालिटी जो होती है, गैस्ट्रिक मोटालिटी और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. वो डिक्रीज हुआ तो कार्डियक रिफ्लक्स हो सकता है. क्या हो सकता है? कार्डियक रिफ्लक्स. अब कार्डियक रिफ्लक्स हुआ उसके वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं वो भी बैकफ्लो करेंगे और उसके वजह से वोमिटिंग हमें लीड हो सकती है. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डाइटरी फैक्टर्स. अगर यहाँ पे विटामिन B1, B6, B12 या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन इनकी कमी हो जाए तो भी यहाँ पे हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन हो सकती है. देन एलर्जिक कंडीशंस हो गए. देन अदर फैक्टर्स में आते हैं यंगर एज या फिर लो बॉडी मास. ये भी कंडीशंस कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के लिए. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम. अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि जनरलाइज मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टार्वेशन एंड सेवियर मालन्यूट्रिशन चेंजेस दिखाई देते हैं. अब वो हम देखते हैं वन बाय वन. सो पहला है बायोकेमिकल चेंज, नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक चेंजेस, थर्ड वन इज चेंजेस इन द ऑर्गन एंड फोर्थ वन इज सर्कुलेटरी चेंजेस. अब ये सब चेंजेस हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट विल सी बायोकेमिकल चेंज. अब बायोकेमिकल चेंज में क्या होता है एक्चुअल में? पहले तो एक्सेस वोमिटिंग की कंडीशन आएंगी. ठीक है, एक्सेस वोमिटिंग हुई तो हमें क्या मिलेगा, हमारे बॉडी में जितना वाटर हो गया या फिर मतलब जितना भी वाटर सॉल्ट है, ठीक है, वो वाटर और सॉल्ट जो है वो लॉस हो जाएगा. वाटर और सॉल्ट लॉस हो गया तो उसमें क्या होगा कि फॉल इन द लेवल ऑफ सोडियम. ठीक है, सोडियम की कमी हो जाएंगी हमारे बॉडी में. सोडियम की कमी हो गई, फिर पोटेशियम की भी कमी हो सकती है, फिर क्लोरीन की भी कमी हो सकती है. अगर इन सब की कमी हुई
तो क्या होगा, हाइपोनाइट्रीमिया है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है एंड हाइपोक्लोरेमिया भी हो सकता है। इसके बाद ये सब कम हुए जो मेन हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुआ उसके वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन दिखेंगी। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में जो फ्लूइड लेवल है वो कम हो गया तो हमें लीवर का डिस्फंक्शन मिलेगा, क्योंकि लीवर एक मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है और लीवर का अगर डिस्फंक्शन हो गया तो हमारे बॉडी में हमें हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोप्रोटीमिया और हाइपोविटामिनोसिस की कंडीशन दिखाई दे सकती है। उसकी वजह से हमें एसिडोसिस और कीटो एसिडोसिस मतलब कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में दिखाई देता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक चेंजेस। अब मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या होता है, पहले तो वॉमिटिंग होती है। अब वॉमिटिंग हुई उसके बाद क्या होगा कि लॉस ऑफ एपेटाइट होंगी। लॉस ऑफ एपेटाइट हुई मतलब इनएडिक्वेट फूड इंटेक होगा। इनएडिक्वेट फूड इंटेक हुआ तो इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर लो इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट हुआ तो क्या होगा कि जितना भी ग्लाइकोजन है हमारे बॉडी में वो ग्लाइकोजन का डिप्लीशन होना चालू होगा, मतलब उसका यूज़ होगा बॉडी में। और वो भी अगर उसका भी डिप्लीशन हो गया तो हमारे बॉडी में जितना भी फैट रिजर्व होता है उसका यूज़ करेंगी हमारी बॉडी। फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बाद एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन बॉडी, देन इट लीड्स टू कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट वी विल सी सम अदर चेंजेस। अब अदर चेंजेस में आते हैं कुछ ऑर्गेन्स के चेंजेस, जैसे लीवर में हो गया, ठीक है। अब लीवर में एंजाइम्स का एलिवेशन हो जाता है, जैसे बिलिरुबिन वगैरह हुआ तो हमें जॉन्डिस कॉज हो सकता है। देन फैटी इन्फिल्ट्रेशन होता है, किडनी में फैटी चेंजेस हो जाते हैं सेल्स में। हार्ट में भी कुछ सब एंडोक्रिनल हेमरेज की कंडीशन दिखाई देती है। ब्रेन में सब स्मॉल हेमरेजेस दिखाई देते हैं हाइपोथैलेमिक रीजन में। और मेन है यहाँ पे अभी सर्कुलेटरी चेंजेस। सर्कुलेटरी चेंजेस में क्या होता है एक्चुअल में, सर्कुलेटरी चेंजेस में क्या हुआ कि पहले हमें वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग हुई उसके बाद लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स होगा मतलब डिहाइड्रेशन। हेमो कंसनट्रेशन होगा, हीमो कंसनट्रेशन का मतलब क्या है कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएंगी। फिर बॉडी में ब्लड में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी की जो लेवल है वो बढ़ जाएंगी और हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएगा। अब हिमेटोक्रिट क्या है कि हिमेटोक्रिट मतलब प्लाज्मा जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है ब्लड में, और ब्लड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अदर कंपोनेंट्स वो इंक्रीज हो जाते हैं, उसको बोलेंगे हिमेटोक्रिट इंक्रीज होना। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास कुछ क्लिनिकल फीचर्स है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, पहले अर्ली केस और लेट केस होती है। अर्ली केस में क्या होगा कि थ्रू आउट द डे वॉमिटिंग, नो डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन की कंडीशन दिखेंगी, मतलब पहले में डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन नहीं दिखेगा। सेकेंड, बिलियस वॉमिटिंग दिखेंगी हमें, मतलब कुछ बाइल जूस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा वॉमिटिंग में, और जो पर्सन है उसका लुक एकदम अच्छा होगा, मतलब नॉर्मल लुक होगा उसका। और लेट केस में क्या होगा कि डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन की कंडीशन हमें दिख सकती है। अब हम देखते हैं कि कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम्स में क्या है, पहले तो हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जैसे कि पहले तो ऑनसेट कब होगा सिम्टम्स का, 4 to 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। मतलब बिगिन कब होता है 4 to 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे, और वो पीक कब लेगा 8 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे। 8 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे वो पीक ले लेगा और रिजॉल्व हो जाएगा एंड इट रिजॉल्व बाय दी 3rd और 4th मंथ, ठीक है, 3rd और 4th मंथ। देन वी विल सी सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या है, 1 by 1 इंक्रीज वॉमिटिंग हो जाएंगी, इंक्रीज वॉमिटिंग इन अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी, विथ नॉशिया भी हो सकता है उसको, और वॉमिटिंग का जो कलर है वो कॉफ़ी कलर होगा। देन डिहाइड्रेशन होगा उसके वजह से, जैसे इंक्रीज वॉमिटिंग होंगी मतलब डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, डिहाइड्रेशन होगा मतलब फ्लूइड की कमी होगी, तो मतलब जो यूरिन है वो भी, यूरिन आउटपुट भी कम होगा, मतलब ओलिगोरिया की कंडीशन। फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उसको, फिर एपिगैस्ट्रिक पेन, फिर इन सब चीज़ों की वजह से उसको स्लीपनेस की कंडीशन, फिर कन्वल्जन्स, और हायर केसेस में उसको मेंटल कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ मेमोरी और डिप्लोपिया मतलब डबल विजन की कंडीशन या फिर डिमनेस ऑफ विजन की कंडीशन भी आ सकती है। अब यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिखाए हुए हैं जैसे कि ड्राई माउथ, ठीक है, ड्राई माउथ, एक्सट्रीम थर्स्ट, फास्टर हार्ट बीट मतलब टकीकार्डिया की कंडीशन, लो ब्लड प्रेशर, लेस यूरिनेशन मतलब ओलिगोरिया की कंडीशन, एक्सेस वेट लॉस, ये कुछ मार्किंग सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है साइंस। अब साइंस में क्या है कि इमेसिएशन एंड लॉस ऑफ वेट, आइज आर संकन डल विथ इलास्टिक स्किन, टंग ड्राई ब्राउन एंड थिक कोटेड विथ एसीटोन ब्रेथ। फिर टकीकार्डिया की कंडीशन मतलब पल्स रेट एकदम हाई हो जाती है, पायरेक्सिया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, निस्टैग्मस क्या मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द आइज, ठीक है। और लेटली जॉन्डिस और पाल्सिस की भी कंडीशन दिख सकती है, पाल्सी मीन्स पैरालिसिस की कंडीशन भी दिख सकती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जैसे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में वर्निक एन्सेफेलोपैथी और कोर्सोकॉफ साइकोसिस आता है। वर्निक एन्सेफेलोपैथी होती है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, उसको थायमिन भी बोलते हैं। उसके वजह से जो CNS होती है वहाँ पे लेजन्स हो जाते हैं छोटे छोटे, और उसके वजह से निस्टैग्मस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर अटैक्सिया मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन गेट,
और हायर स्टेजेस में जैसे कोरसोकोफ साइकोसिस में हमको एडिशनल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे नमनेस ऑफ नर्व, कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस की कुछ प्रॉब्लम्स। देन स्ट्रेस अल्सर होता है, स्टमक में इसोफेजियल टीयर भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में रिनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे ओलिगुरिया की कंडीशन की मतलब कंडीशन डेवलप होने की वजह से फिर हेपेटिक फेलियर होता है, ठीक है। वहाँ पे फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, फैटी डिजनरेशन हो जाता है, या फिर बिलिरुबिन की अगर लेवल बढ़ गई तो हमें जॉन्डिस भी हो सकता है, फिर हाइपोटेंशन की भी कंडीशन हमें दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट वी विल सी डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में क्या है, हमें तो पहले प्रेगनेंसी है कि नहीं वो देखना है। तो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यूएसजी करेंगे, ठीक है। यूएसजी करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि अगर उसको हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि जैसे एसओजी का लेवल बढ़ता है तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूएसजी की वजह से, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी की वजह से। वी हैव सम इन्वेस्टिगेशंस। अब इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम कर सकते हैं यूरिन एनालिसिस में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे यूरिन की कि अगर ओलिगुरिया की कम स्टेज है कि नहीं। फिर उसका कलर देखेंगे यूरिन का कलर में अगर हमें मतलब मोस्टली हमें एसीटोन मिलता है, ठीक है। और अगर उसमें क्लोरीन की अगर मतलब मात्रा कम हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए क्लोराइड का, तो वहाँ पे हमें हाइपोक्लोरेमिया की कंडीशन भी दिखाई दे सकती है। देन हम एस्टिमेशन करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का एस्टिमेशन करने से हमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की लेवल पता चल सकती है। और हमें पता चलता है कि अगर सोडियम की लेवल कम हुई तो हमें क्या हो, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम से हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोक्लोरेमिया डिटेक्शन हो सकता है इजीली। देन थायराइड फंक्शन टेस्ट में भी हम सीरम TSH, T3, T4 इन सब का भी डिटेक्शन कर सकते हैं। टेस्ट, अब लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या है कि हमको अगर एंजाइम की लेवल्स इंक्रीज मिली, मतलब जैसे बिलिरुबिन अगर इंक्रीज हुआ तो हमें जॉन्डिस की कंडीशन डिटेक्ट हो सकती है। ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन में अगर रेटिना का डिटैचमेंट हुआ, मतलब रेटिना में थोड़ा भी डिस्ट्रक्शन या फिर डैमेज हुआ तो वहाँ पे हमें हेमरेज की कंडीशन दिख सकती है, रेटिनल हेमरेज। फिर ईसीजी अगर करें हम बंदे का, तो ईसीजी में क्या है कि अगर टैकीकार्डिया की कंडीशन मिली हमें, सो हमें अगर टैकीकार्डिया की कंडीशन मिली मतलब क्या है कि वहाँ पे सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो इंक्रीज होगी। देन हमें कुछ मैनेजमेंट करनी है। अब मैनेजमेंट में भी हम क्या करेंगे कि हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, जैसे कि हमें वॉमिटिंग हुई है तो वो डिहाइड्रेटेड हुआ होगा पर्सन, तो हमें हाइड्रेशन है वो मेंटेन करना है, फिर वॉमिटिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। देन हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को इम्प्रूव करना है, तो उनको हम फ्लूइड थेरेपी देंगे। 3 लीटर हाफ डेक्सट्रोज 5% एंड हाफ रिंगर सोल्यूशन 5% का एक 3 लीटर का अमाउंट का हम उसको ड्रिप देंगे। देन करेक्ट विटामिन डेफिशिएंसी, अगर उसको विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन B1 मतलब थायमिन या फिर फॉलिक एसिड या फिर B कॉम्प्लेक्स, जो भी उसको डेफिशिएंसी होंगी उसको सप्लीमेंट्स दे देंगे और नेचुरल डाइट में भी कुछ चेंजेस लाएंगे। देन केयर ऑफ प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें अदर मैनेजमेंट्स में देखना है। यहाँ पे हम ड्रग थेरेपी करेंगे। अब ड्रग थेरेपी भी हम वहाँ पे क्या करेंगे, इमेटिक कंडीशन के लिए एंटी इमेटिक दे देंगे और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के लिए हम एंटीहिस्टामाइंस दे देंगे। देन अगर उसको हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो हम उसको हाइड्रोकॉर्टिकोजोन 100 mg ड्रिप दे सकते हैं इन सीवियर स्टेजेस। देन हम उसको सिडेटिव देंगे, डायजेपाम 10 mg। देन अगर उसको न्यूट्रिशन की कमी है तो हम उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B12, B6, थायमिन B1, फिर फॉलिक एसिड भी उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। देन नेक्स्ट वी विल सी कि हम कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मैनेजमेंट बताएंगे। इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट में हम उसको फॉस्फोरस हुआ, देन आर्सेनिक, इपेकैक और नक्सवमिका, ये बेस्ट रेमेडीज़ हैं जो बहुत वर्क करती है हाइपरमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन में। So guys, thank you for watching my video. Here we have completed our topic. If you understand, then do like, share and subscribe. Bye bye.